हाय एवरीवन, दिस इज़ मनीषा मरवाहा और आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ हाउ डिड आई स्कोर 93 परसेंटेज इन क्लास 12th साइंस स्ट्रीम के साथ और बिना किसी कोचिंग और ट्यूशन के। तो अगर आप बिना किसी हेल्प के पढ़ना चाहते हो तो दिस इज़ द एग्जैक्ट थिंग जो आपको फॉलो करनी है। और अगर आप कोई कोचिंग ले भी रही हो, कोई हेल्प ले भी रही हो, तब भी आपका जो मेन गेम है वो 3 चीज़ों पे होता है। सो बेसिकली आज मैं बात करने वाली हूँ हाउ टू मैनेज दैट 3 थिंग्स। सबसे पहला तो आपको आ जाता है कि टाइम मैनेजमेंट, स्कूल को कैसे मैनेज करना है, कोचिंग साथ में कैसे लेके चलना है, हाउ टू मैनेज योर टाइम। सेकंड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज़ योर रिसोर्सेज, योर बुक्स, कहाँ से आप पढ़ रहे हैं, आप रेफरेंस बुक कौन सी फॉलो कर रहे हैं, आपके नोट्स क्या रहेंगे। देन आपका आता है कि आप NCERT इज़ इनफ। ये ना क्वेश्चन बहुत है कि क्या NCERT सफिशेंट है अगर मुझे बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं। तो आई एम गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन एज वेल। और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि आप किस तरह से पूरी स्टडी को मैनेज करते हो, किस तरह से आप अपनी स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करते हो, उसको एग्जीक्यूट करते हो। आपका क्या ऑर्डर रहेगा पढ़ने का, आप कब रिवीजन कर रहे हो, आप कब रेफरेंस बुक को यूज़ कर रहे हो, आप कब कितने क्वेश्चंस कर रहे हो। तो ओवरऑल यही 3 चीज़ों का गेम है। तो वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ हाउ आई यूज टू स्टडी। सो बेसिकली आई वॉज नॉट दैट वेरी मच हाई IQ वाला बच्चा, है ना, जिसको लाइक सब कुछ पहले से आता होता है, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है, वैसा नहीं था। IQ के बारे में अगर मैं बात करूँ तो मुझे तभी चीज़ें समझ आ रही थी जब टीचर स्टेप बाय स्टेप चलते थे। तो तुम ये कह सकते हो कि हाँ, अबव एवरेज मेरा IQ काइंड ऑफ थिंग था। हाँ, बट अगर टीचर एक बार अच्छी तरह से चीज़ें समझा दे और मैंने उसको अच्छी तरह से अपने माइंड में समझ लिया तो फिर मुझे अच्छी तरह से चीज़ें याद रहती थी। दैट इज़ द थिंग। और मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं। देयर आर वेरी रेयर वन जिनको भाई बाय डिफ़ॉल्ट पहले से ही काफ़ी कुछ आता होता है। तो इसलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि जब भी टीचर पढ़ाते थे क्लास में तो मैं उसको फुल अटेंटिव होकर सुनती थी। यूजली मैं फर्स्ट डेस्क पे बैठती थी या फिर सेकेंड डेस्क पे, मेरे पहले 2 डेस्क पे मेरी पोजीशन रहती थी। और जब भी मैं पढ़ती थी आई यूज टू बी लाइक कि हाँ यार, मुझे कोई बुलाओ मत, मेरे आसपास वाले भी मुझे डिस्टर्ब मत करो। दैट इज़ माई सिचुएशन, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था कि मैंने कोई हेल्प नहीं लेनी, कोई कोचिंग नहीं लेनी, तो देन बाद में मुझे कौन समझाएगा। ओके, बट आपके पास है रिसोर्सेज, आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो। बट मुझे लगता है कि जब ये यूट्यूब वगैरह नहीं भी थे ना, तब भी बच्चे टॉपर बनते थे। आज के टाइम पे क्या है, आपके पास इतने सारे ऑप्शन हो गए पढ़ने के लिए, जिसकी वजह से यू आर वेरी मच कन्फ्यूज्ड। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि क्लैरिटी ले आओ कि तुम्हें कहाँ पढ़ना है। जब तुम्हें पता है कि मुझे स्कूल में ही अच्छी तरह से पढ़ना है तो तुम वहाँ पे फुल अटेंशन दोगे। तुम्हें बार बार एक ही टॉपिक पे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम कोचिंग में भी वो पढ़ रहे हो या फिर घर पे आके फिर तुम यूट्यूब पे वही चीज़ समझ रहे हो। तो पहली बार में ही कोशिश करो अच्छी तरह से समझ लो, क्लास में या फिर कोचिंग में, ये चीज़ डिसाइड करना। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ थी मेरे लिए वो थी कि मैं घर जाके जो चीज़ पढ़ रही हूँ मुझे वो समझ आ जाए। अब अगर हम NCERT की बात करें तो NCERT इज़ गुड, ठीक है, अगर तुम्हें थ्योरेटिकल बेस्ड पढ़ना है, ठीक है, अगर तुम्हें थ्योरी के लिए लेके चलना है तो NCERT बढ़िया है। बट अगर तुम ये देखो यार क्वेश्चंस कैसे बन के आते हैं, स्पेसिफिकली पिछले 2-3 सालों से CBSE ने नए तरह के क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। अगर तुम फिजिक्स का पेपर उठा लो, केमिस्ट्री उठा लो, लेवल थोड़ा ऊपर चला गया है, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ गया, थोड़ा ऐसे दिमाग लगाने वाली चीज़ें हो चुकी हैं। तो अब वो नहीं है कि तुमने पिछले 10-15 ईयर्स वाले उठाए, वैसे ही सेम टू सेम क्वेश्चन डिट्टो नहीं आएगा। कंसेप्ट वही होता है लेकिन क्वेश्चन घूम के आ रहा है, दैट इज़ द मेन थिंग। और मेरे को मेन NCERT से ये दिक्कत होती थी कि NCERT में ना जो उसकी लैंग्वेज है, आई डोंट नो कि तुम्हें ये चीज़ फेस होती है कि नहीं, उसकी जो लैंग्वेज है ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा समझ नहीं आती है, एकदम क्लियर नहीं रहती। और जिसमें डेरिवेशंस भी दे रखी हैं उसमें भी क्या होता है कि कुछ कुछ स्टेप मिस होते हैं कि हाँ यार तुम खुद देख लो कहाँ से आ रहा है, वो वाला चीज़ पीछे 2-3 पेजेस पहले तुम्हें बता दिया था, तो वो क्लैरिटी नहीं मिलती। तो मेरे को ये होता था कि अगर मैं स्कूल में अच्छी तरह से समझ के आ रही हूँ तो घर पे आके मैं उसको ज़रूर से रिवाइज करूँगी। तो रेफरेंस में क्या होता है ना, अब तुम्हें टॉपिक वाइज तुम्हें एग्जाम्पल्स दे रखी होती है, तुम्हें टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल दिख रहे होते हैं, जिसकी वजह से एक और सिंप्लीफाई हो जाता था मुझे कि हाँ यार ये स्टेप बाय स्टेप बेस बन रहा है। अभी मैंने ये टॉपिक पढ़ा और इसके नीचे इसके क्वेश्चन आ गए, फिर ये टॉपिक पढ़ा इसके नीचे ये क्वेश्चन आ गए, जो कि बहुत बढ़िया बात होती है। तुमने साथ साथ ही वो रिकैप कर लिया कि हाँ यार इसका ये न्यूमेरिकल है, इसमें ये कॉन्सेप्ट लगा है, और आपको इजी लेवल, हार्ड लेवल, मॉडरेट लेवल, हर तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको क्वेश्चन का देखने का एक पर्सपेक्टिव बदल जाता है। मैं तुम्हारे फाइनल क्वेश्चन का अगर आंसर दूं कि इज NCERT इज सफिशिएंट फॉर बोर्ड्स,
तो जवाब है नहीं, ठीक है। अगर तुम्हें 90 प्लस लेके जाना है तो एनसीईआरटी से तो नहीं बन पाएगा, तो तुम्हें उसके लिए एक हेल्प बुक तो चाहिए रहेगी, और एक ऐसी हेल्प बुक जो तुम अब ले लो, तुम्हारा पूरा साल काम कर जाए। अगर तुम मेरे से पूछो, ठीक है, माय पर्सनल रिकमेंडेशन, तो आप जा सकते हो एडू कार्ड के साथ। तो मैंने इनकी पूरी बुक्स को लाइक देखा कि हाँ यार, कि मेरे जो चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ, लाइक हर टॉपिक वाइज आपको चीज़ मिल जाए, वो आपको इसमें दिखेगी। जैसे कि आप टॉपिक उठा लो फिजिक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, यहाँ पे आपको देखो पूरी वो दे रखी है कि इसकी टॉपिक क्या है, क्या बताता है, उसका डायग्राम, प्रॉपर डिटेल में थ्योरी, ठीक है। देन उसके बाद आपको एग्जाम्पल दे रखी है, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। देन उसके बाद एक और एग्जाम्पल, एक ही टॉपिक से 4-5 एग्जाम्पल, फिर दूसरा टॉपिक शुरू हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उसकी थ्योरी दे रखी है। देन उसके बाद फिर उसकी एग्जाम्पल आ रही है। तो ये वाली मैं आपको चीज़ कह रही थी कि इससे क्या है ना, आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो। तो देखो यार, कोई ऐसा नहीं है कि तुम्हें यही वाली बुक लेनी है। अगर आप मार्केट में जाओगे तो आप कंपेयर करके देखना, आपको खुद समझ आ जाएगा, लाइक व्हाई आई एम सेइंग कि दिस कैन हेल्प यू। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो देखो वही पर्टिकुलर 3-4 टॉपिक्स के बाद उसी का ऑब्जेक्टिव काइंड ऑफ क्वेश्चंस आ गए, 1 मार्कर्स वाले आ गए, ठीक है। देन फिर उसी के बाद आगे चल के आपको उसी में असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन उसी के अंडर विद फुल गाइडेंस के साथ आपको दिख जाएंगे। देन उसी के 1 शॉट, उसी टॉपिक में से क्या 1 शॉर्टर्स बन रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट आंसर्स क्या बन के आ रहे हैं, ठीक है। इस तरह से फिर उसी टॉपिक में से लॉन्ग आंसर वाले यार कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो, जब आप एक टॉपिक में से इतनी तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लोगे तो आपकी अपने आप ग्रिप बन ही जानी है। देन उसी टॉपिक के बेस पे आपको न्यूमेरिकल्स दिख जाएंगे कि हाँ अब इसमें से क्या क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। अब उसी चैप्टर का अगला टॉपिक शुरू हो रहा है कि ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम वाला आ जाएगा, फिर उसको पूरा एक्सप्लेन करा है, टॉपिक 1 टॉपिक 2, ठीक है। फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन सेम इसी वे से। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार में तुम्हें पूरा चैप्टर पहले एक्सप्लेन कर दिया और फिर एंड में क्वेश्चन को, साथ ही में आपको बीच बीच में ऐसे टॉपर्स के आंसर भी देखने को मिल जाएंगे, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ यार कैसे प्रेजेंट करना है। और आपको एक ही बुक में सब कुछ मिल जाएगा, लाइक आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हर क्वेश्चन के साइड पे वो कहाँ कहाँ आया गया है वो बताया है, जैसे CBSE इस बोर्ड में आया था, ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह से हर चीज़ डिफाइन करी हुई है कि ठीक है यार, तुम्हें कहीं अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे पास्ट 15 ईयर्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो टॉपिक वाइज तुम्हें दिख जाएंगे कि हाँ यार इस टॉपिक में ये वाला क्वेश्चन इस टाइम पे बोर्ड में पूछा गया था। और साथ में एग्जाम्पलर भी आ गई है, जो कि काफ़ी बढ़िया चीज़ है, और डिटेल्ड आपको आंसर दे रखे हैं, टॉपिक वाइज एक्सप्लेन कर रखा है। सेम चीज़ आपको केमिस्ट्री की बुक में भी देखने को मिल जाएगी, सेम पैटर्न तरह के क्वेश्चंस, आपको आंसर्स, किस तरह से फुल एक्सप्लेनेशन, सब कुछ आपको जो भी मैंने फिजिक्स में दिखाया वैसा ही इसमें है। तो ये आप मैथ्स के लिए भी ले सकते हो, बायोलॉजी के लिए भी ले सकते हो। तो बुक का नाम मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज़ बाय एडुकार्ड, ठीक है। आप अपने नियर बाय बुक शॉप से पूछ सकते हो, ठीक है। वहाँ पे जाना, अच्छी तरह से 5-10 मिनट लगाना, जो मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताए तुम देख लेना, ठीक है। बाकी आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी। मुझे लिंक मिलेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो चेक कर लेना वहाँ से, ठीक है। तो एक बार आपके रिसोर्सेज डिसाइड हो गए कि तुम्हें कहाँ से पढ़ना है, किस बुक को फॉलो करना है, तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। अब तुम्हें ये डिसाइड करना है कि मुझे अपना टाइम कैसे मैनेज करना है। अब टाइम मैनेजमेंट वाली चीज़ मैं तुम पे छोड़ती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते, बट द थिंग इज़ कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कहाँ पे कितना टाइम देना है। थोड़ा बहुत टाइम लाइक स्क्रोलिंग वगैरह कम करना पड़ेगा, टीवी कम करना पड़ेगा अगर तुम ट्यूशन और स्कूल दोनों जा रहे हो, ठीक है। ट्यूशन वाला जो टाइम है वहाँ पे थोड़ा मैनेज करो कि यार कितना घंटा देना है, ट्रैवलिंग का टाइम कम कर लो, थोड़ा आसपास देख लो, ठीक है। वो थोड़ी चीज़ें ना आपको खुद ब खुद देखनी पड़ेगी। अब मैं आपको मेन चीज़ें बताती हूँ कि आपको कैसे स्ट्रैटेजी लगानी है, लाइक कैसे चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लाइक अगर आप अपनी स्टडी शुरू कर रहे हो, जो टीचर ने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाना, आपको पता है कि यार इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा है, ठीक है, या फिर सोल्यूशन चल रहा है केमिस्ट्री में, तो आप घर से पढ़ के जाओ कि कल ये 2-3 टॉपिक शुरू होने वाले, कल गॉस थ्योरम हमने करनी है, उसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है। तो तुम घर से रेफरेंस बुक उठाओगे और उससे पढ़ के जाओगे कि हाँ यार इसमें ये चीज़ें हैं, ये पूछा जा रहा है, तो मैं ये पहले से ही प्रिपेयर करके जाऊँगी। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन सरफेस लेवल की तुम्हें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हाँ ये बात होने वाली है। अब जब क्लास में स्टडी होगा तो तुम ऐसे आउट ऑफ द जोन नहीं रहोगे कि हाँ यार ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ नॉलेज ही नहीं है। इससे क्या होगा, जो तुमने ऑलरेडी पिछले टॉपिक्स पढ़े होंगे वो भी तुम्हारे इन टच रहेंगे, आप एकदम ब्लैंक होके नहीं जा रहे होगे क्लास में, और आप ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन लेके आए हो तो आप चीज़ों के अच्छी तरह से रिलेट कर पाओगे।
दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। फिर उसके बाद आप नोट्स बहुत बढ़िया से बनाओगे, क्लास में बैठ के प्रॉपर नोट्स बनाना, ठीक है। जो जो टीचर लिखवा रही है, जैसे जैसे डेरिवेशन करवा रही है, जो आपको वो ट्रिक्स बताते हैं ना टीचर, हाँ यार इस फॉर्मूला को ऐसे याद कर लेना, या फिर ये चीज़ को समझाने का वो एक अलग वे बताते हैं, हर एक चीज़ को मेंशन करना, एक पेन लेके बैठना और एक पेंसिल, ठीक है। इससे क्या होगा, जब तुम्हारे क्लास में नोट्स बढ़िया बनेंगे, बढ़िया से मतलब डेकोरेशन नहीं है, बढ़िया से मतलब है टू द पॉइंट एवरीथिंग मेंशन करो, ठीक है। उसके बाद आपको घर आके बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अब आपको कोई रेफरेंस नहीं उठानी, कोई एनसीईआरटी नहीं उठानी, जो आपने नोट्स बनाए हैं घर आके उन्हीं से पढ़ना है। आप हर चीज़ रिलेट कर पाओगे क्योंकि आपने आज ही सारी चीज़ें पढ़ी हैं। फिर उसके बाद आपको अब उठानी है अपनी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में जितने भी इंटेक्स क्वेश्चन हैं, जो भी एग्जाम्पल्स हैं, अब तुम वो लगाओगे, ठीक है। अब एक बार आपने ये चीज़ लगा ली, अभी तक देखो हम कोई यूट्यूब नहीं यूज़ कर रहे, कुछ नहीं यूज़ कर रहे कि हाँ यार वहाँ से ऑनलाइन पढ़ लेते हैं, नहीं, क्योंकि हम आज ही पढ़ के आए तो हम वहीं से पढ़ेंगे। अब उसके बाद मैं क्या करती थी, एक बार मैंने एनसीईआरटी के लगा लिए क्वेश्चंस, उसी दिन सेम डे जो वो 1 या 2 टॉपिक्स कराएं, क्योंकि क्लास में इतने ही टॉपिक होते हैं, बहुत स्लो स्पीड से सिलेबस चलता है तुम्हारा, लाइक नवंबर में जाके सिलेबस कंप्लीट होना है, यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक 4-5 मंथ्स, तो आराम से होगा तुम्हारा सिलेबस। तो अब मैं क्या करती थी, अब उसके बाद मैं लास्ट में रेफरेंस बुक वापस उठाती थी और फिर मैं देखती थी, हाँ अभी जितने भी इन टेक्स्ट वाले क्वेश्चन है ना, अब मैं यहाँ से करूँगी, जो भी एग्जाम्पलर वाले हैं या जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बनाती थी उसी टॉपिक के, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है क्योंकि थोड़ा सा तो काम है और मैंने टॉपिक भी पढ़ा है, समझा भी है, तो सारी चीज़ें बहुत ईजिली रिलेटेबल रखती थी। जो पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि यार टीचर ने क्लास में तो समझाया है, वहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल निकाला भी है, लेकिन घर आके नहीं निकलता। अब ये दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि अब क्या है कि आपने स्टेप बाय स्टेप, टॉपिक वाइज टॉपिक अपना बेस बिल्डअप करा है, तो अब कोई बढ़िया सा न्यूमेरिकल भी आएगा ना, तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि तुमने उस न्यूमेरिकल पे या उस कॉन्सेप्ट पे घुमा फिरा के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन कर लिए अपने रेफरेंस बुक से। अब ऐसा नहीं है कि तुम्हें अब बहुत सारे क्वेश्चन लगाने, क्योंकि रेफरेंस बुक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब काफ़ी वाइड वैरायटी होती है क्वेश्चन की, बट तुम्हें ये देखना है कि हाँ यार ये इजी है, इजी के 4-5 लगा लेते हैं, मॉडरेट लेवल के 4-5 लगा लेते हैं, हार्ड लेवल जो तुम्हें लगता है यार इस तरह के तो शायद बोर्ड में ना आए, वहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना, वहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन उठा लो, वो बढ़िया रहेगा। और लास्ट पार्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि हमारी क्लास में एक अनसेड रूल होता था, हमारी टीचर्स के द्वारा बनाया गया था कि तुम्हारा डेली टेस्ट होगा, मतलब तुम्हें बताया नहीं जाता था, बट हमारे टीचर्स ने स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दे रखी थी, क्लास में जब मैं आऊँगी अटेंडेंस के बाद 5 मिनट किसी भी 2 स्टूडेंट से मैं कोई भी क्वेश्चंस पूछ लूँगी, राइट। तो वो क्वेश्चंस किस पे बेस्ड होते थे, अभी तक हमने जो कल का पीरियड में जो भी चीज़ें टॉपिक कवर करे हैं, जो मुझे बहुत बढ़िया हैबिट लगी, जिसकी वजह से कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से याद रहता था, हमेशा हमें पता होता था कि हाँ यार पढ़ के जाना है, तो ये चीज़ तुम अपना लेना। यूजली स्कूल में वीकेंड टेस्ट होते हैं या फिर 15 डेज बाद पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों से डरना नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे बेनिफिट के लिए है। अगर आप ये स्कूल के सिस्टम को फॉलो करोगे ना, वो मेरे को लगता है बढ़िया है, ठीक है। ये मत सोचो यार स्कूल में टाइम वेस्ट होता है, वो थोड़ा मेंटेलिटी अपना बदलो। मे बी कोई एक आधा टीचर होगा जो अच्छा नहीं पढ़ाता, बट यूजली टीचर अच्छा ही पढ़ाते होते हैं, ठीक है। तो अपना जितना भी टाइम है उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करो। तो अब मैंने तुम्हें तीनों चीज़ें बता दी हैं, एंड वाला जो पार्ट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्प करेगा, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कर देना, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। टिल देन बाय, कीप ग्रोइंग, बाय।